हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित खंडेलवाल। मैं एक सीए और सीएस हूँ। तो बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊँगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन और ख़ास करके जीएसटी। तो अपने जीएसटी में मैं आपको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो अपने जब जीएसटी में अपने जब गुड्स सेल करेंगे और अगर सर्विसेज अगर किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने को रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो क्या प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन अपने जीएसटी में जब लेंगे तो रजिस्ट्रेशन अपने आपको तीन प्रोसेस बताई जा रहा हूँ। एक तो होता है रजिस्ट्रेशन जो कि वो जीएसटी में मिलेगा, वो अपना होगा स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। क्योंकि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज, जो भी यूनियन टेरिटरीज होंगे तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। और सेकंड हो गया आपका पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आपका पेन बेस्ड नंबर होगा। थर्ड हो गया आपका रजिस्ट्रेशन आपको उन स्टेट्स में मिलेगा जहां पर सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई करेगा, जहां व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मिलेगा या यूनियन टेरिटरी वाइज रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेकेंड होगा, जैसे पहले सर्विस टैक्स में क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मिलता था। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मतलब होता है अगर कोई बिजनेस है, अगर वो कोई 4 या 5 स्टेट में सर्विसेज को प्रोवाइड करता है तो सर्विस टैक्स में क्या होता था कि अपने जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वहाँ पर पाँचों यूनिट्स का, पाँचों ब्रांचेस का वो रजिस्ट्रेशन एक जगह पर ले सकता था और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन ले सकता था। वो उसके ऑप्शन के ऊपर होता था, चाहे तो वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है अलग अलग यूनिट्स का और ब्रांचेस का, लेकिन सर्विस टैक्स में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन था। लेकिन जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में अपना 3 टैक्सेस होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ये 3 टैक्सेस होता है जीएसटी में। तो अपने को हर स्टेट में अलग अलग टैक्स होता है, इसलिए अपने को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसमें सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है जीएसटी में, अपने को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेकेंड हो गया, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने को मिलेगा वो पेन बेस्ड होना चाहिए, पेन नंबर आपको कंपलसरी है देना, तो वो पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा। थर्ड हो गया आपका कि जो सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई करेगा और जिसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सीड करेगा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, तो उसी को रजिस्ट्रेशन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए आपका प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से और वो सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई करता हो। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग है, मेन आप समझ लीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने को सबसे पहले यही जानना है कि रजिस्ट्रेशन उन सप्लायर्स को मिलेगा जिनका टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड करेगा एग्रीगेट टर्नओवर। अभी अपने को जानना है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, उसके बाद अपने बताएंगे कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या बोला गया है, सरकार ने क्या बोला है कि इतना टर्नओवर होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, इतना टर्नओवर होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सबसे पहले अपने को जानना होगा कि वो एग्रीगेट टर्नओवर आखिर में होता क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर अपने को किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर जो मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, तो अपने को ये मतलब जानना है। एग्रीगेट टर्नओवर बेसिकली डिफाइंड है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन किया हुआ है सीजीएसटी एक्ट में। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस इट इंक्लूड्स बेसिकली टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस इंटर स्टेट सप्लाई। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ सबका मतलब क्या है। टैक्सेबल सप्लाई, कोई भी आप सामान बेचते हैं जो जिसमें टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। तो जो भी आप टैक्सेबल सप्लाई करेंगे, ये विद इन द स्टेट हो गया, आप बोल सकते हो विद इन द स्टेट, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई को हमने अलग से कंसिडर किया है। तो टैक्सेबल सप्लाई विद इन द स्टेट प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर आप वैसा कोई सप्लाई करते हैं जो एग्जम्प्ट है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, या फिर कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, क्या कोई एग्जम्प्ट सप्लाई है या कोई नील रेटेड सप्लाई है, वो सब एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है। थर्ड है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप कोई सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज में, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, तो उसको भी कंसिडर करना है हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर में। एंड लास्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई। अगर मैं मान लीजिए इंटर स्टेट मतलब इन अदर स्टेट, सपोज कीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन या मैं बंगाल में हूँ और अगर मेरे को गुड्स भेजना है
बिहार। तो बेसिकली बोथ आर सेपरेट स्टेट्स। तो अगर मैं बंगाल से बिहार भेजूंगा तो इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई इसको बोलते हैं। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर ये 4 चीज़ को इंक्लूड करता है बेसिकली, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटर स्टेट सप्लाई। ये 4 को हम लोग जब ऐड करेंगे या जब ये 4 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर मिलेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, तो मैं आपको एक्सक्लूजन बताता हूँ। एक्सक्लूजन अंडर एग्रीगेट टर्नओवर आपको इंक्लूड बता दिया कि वो इंक्लूड करता है किसको, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अब ये एक्सक्लूड किसको करता है? एग्रीगेट टर्नओवर जब अपने निकालेंगे, जब अपने बैलेंस शीट देखेंगे उसमें टर्नओवर होता है, तो मैंने आपको बता दी कि किसको किनको इंक्लूड करना है, लेकिन एक्सक्लूड किसको करना है? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज अप्लाई। तो हम लोग को इनवर्ड सप्लाई का वैल्यू को एक्सक्लूड करना है रिवर्स चार्ज में, जिनके ऊपर में हम टैक्स देते हैं। अब इनवर्ड सप्लाई एक्चुअल में क्या होता है? इनवर्ड सप्लाई उन सप्लाई को बोलते हैं जो हम कोई खर्चा करते हैं या हम कोई सप्लाई को रिसीव करते हैं, डेट इज कॉल्ड इनवर्ड सप्लाई। मैंने किसी से कोई सप्लाई लिया तो डेट इज कॉल्ड इनवर्ड सप्लाई। उसके बदले में हम उसको उसके बिल का वैल्यू देते हैं या उसका जो सर्विसेज है या गुड्स परचेस किया है उसको पेमेंट करते हैं, और उसके साथ में हम लोग उसको कोई टैक्सेस देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम लोग उसको पेमेंट तो करते हैं लेकिन उसका लायबिलिटी मेरे पास में आता है, उसको हमको देना पड़ता है टैक्स, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज एक, क्योंकि 2 कंसेप्ट होता है एक्चुअल में, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज किसको बोलते हैं? आपने कोई गुड्स बेचा या आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो अगर आप उस सर्विसेज के साथ में अगर आप टैक्स चार्ज करते हैं, बिल में अगर आपने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया उसका आपने बिलिंग किया, या कोई गुड्स बेचा उसका आपने बिलिंग किया और उसमें आपने उसको टैक्स भी चार्ज किया, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज किसको बोलते हैं? कि आपने किसी से कोई सर्विस लिया तो एक्चुअल में तो वो सामने वाले पार्टी को चार्ज करना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो आप ही को पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्सेस, तो डेट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो वैसा इनवर्ड सप्लाई, वैसा कोई सप्लाई जो हमने रिसीव किया है किसी से और उसका रिवर्स चार्ज मेरे को देना है, उसका टैक्सेस मेरे को देना है गवर्नमेंट को, उस वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में ये सब क्लासेस चैप्टर्स, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जांपल अपने बोल सकते हैं जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये एक अपने बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि इनवर्ड सप्लाईज जिनके ऊपर में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा वो एग्रीगेट टर्नओवर में फॉल नहीं करेगा। एंड सेकंड इज सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। ऑब्वियसली टैक्सेस अगर होंगे तो वो तो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट कभी बनता नहीं है, तो क्योंकि वो टैक्सेस जो आपका होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है और टैक्सेस कभी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। इवन इफ बनता भी है तो हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लूजन पार्ट हो। तो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, इंक्लूड जब अपने करेंगे तो इंक्लूड किसको करेंगे? टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज। और एक्सक्लूड किसको करेंगे? इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज अप्लाई, एंड सेकेंड इज सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। प्लीज रिमेंबर, इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होता है उसको हम लोग को एक्सक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो उसको कंसिडर भी नहीं करना है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट है। तो सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट उसको डिफाइन करता है। हालांकि आपको सेक्शन जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट डिफाइंस पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फर्स्ट है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीड्स ₹20 इफ एग्रीगेट टर्नओवर exceeds ₹20 lakhs और 10 lakhs in case of special category states। अब मैं आपको मैंने आपको बताया था एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या इंक्लूड करता है और सबका मैंने आपको डिफिनेशन भी बताया था। टैक्सेबल सप्लाईज, जो सप्लाई टैक्सेबल हो, जिसमें टैक्स लगता हो, टैक्सेबल सप्लाई है। एग्जाम सप्लाई आपका हो गया जिसमें आपका एग्जाम, जो आपका सप्लाई एग्जाम हो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाया हो कि आपको उसमें टैक्स नहीं देना है, या फिर नील रेट जिसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो ये आपको, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो आपका GST में नहीं आता है उसको भी अपने इंक्लूड करेंगे। तो आपका टैक्सेबल सप्लाईज बता दिया, एग्जाम सप्लाई बता दिया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई बता दिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको बता ही दिया कि अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज, और इंटर स्टेट सप्लाई जो दूसरे स्टेट्स में सप्लाई करेंगे। तो ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर हुआ।
तो अभी हमें बता रहा हूँ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो कौन से पर्सन को रिक्वायरमेंट है? अगर कोई सप्लायर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 20 लाख या 10 लाख होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। अगर मैं आपको बताऊं कि एग्रीगेट टर्नओवर कोई सप्लायर का कोई पर्टिकुलर स्टेट में 20 लाख रुपए से एक्सीड करता है देन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो अगर वो एक्सीड करेगा 20 लाख रुपया से ज़्यादा या वो 10 लाख रुपए इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, देन रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा। तो अच्छा, अब ये सबसे पहले तो अपने को ये जानना है कि एग्रीगेट टर्नओवर मैंने आपको बता दिया, अगर वो एक्सीड करेगा 20 लाख से ज़्यादा तब हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है, और 10 लाख से ज़्यादा इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 7/3/2019 से 7/3/2019 वो चला गया, आपको डेट नहीं भी याद रखना, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए लिख दिया हूँ। 7/3/2019 से फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ मैंने सिर्फ गुड्स लिखा है, ये आपको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीड करेगा 20 लाख से ज़्यादा तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन अगर कोई सप्लायर सिर्फ गुड्स का काम, गुड्स बेचता है या गुड्स सप्लाई करता है, उस केस में हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट होगा 40 लाख। तो ये सिर्फ गुड्स बेचता है। अगर कोई सप्लायर गुड्स और सर्विसेज दोनों बेचता होगा तब, या गुड्स भी बेचता है और सर्विसेज सप्लाई करता होगा तब, उस केस में अपना लिमिट होगा 20 लाख ओनली। ये मैंने सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब वो सप्लायर जो है सिर्फ गुड्स बेचना चाहिए तभी ये 40 लाख का लिमिट फॉलो होगा, नहीं तो वो 20 लाख का ही लिमिट माना जाएगा अगर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करता है तब। हाँ, लेकिन अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में वो सप्लायर है तब हम लोग का लिमिट होगा 10 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स किनको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है 10 लाख। तो 10 लाख जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, उसमें भी वही केस है, अगर वो एक्सक्लूसिव सप्लाई करता है गुड्स तो उसमें उस केस में वो 20 लाख होगा। तो अब अपने को यही ध्यान रखना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं। हालांकि आर्टिकल 279A4G जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना इंडिया का, उसमें जो आर्टिकल है 279A4G वो हालांकि 11 स्टेट्स को कवर करता है। पहले भी जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 11 स्टेट्स ही कवर थे, लेकिन उसको कर्टेल करके धीरे धीरे करके सिर्फ 4 स्टेट्स को ही एट प्रेजेंट अभी ये 4 स्टेट्स ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है। तो मैं आपको बताता हूँ ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्या नाम है। फर्स्ट है आपका मिजोरम, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है त्रिपुरा, फोर्थ है नागालैंड। तो ये बेसिकली ये चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में MMTN लिख सकते हैं। MMT तो आप लोग सब यूज करते हैं, सब आप लोग MMT यूज करते हैं ऐप, तो MMTN ये आप लोग इसको शॉर्ट बोल सकते हैं। अगर आपको याद रखना हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, MMTN ये आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। तो मैंने आपको लास्ट बताया था कि एक्सक्लूसिव सप्लाई आपका 40 लाख लिमिट होना चाहिए ऑफ गुड्स, और गुड्स और सर्विसेज अगर दोनों है तो 20 लाख, और बाकी में 10 लाख होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, वो मैंने आपको बता दिया था MMTN। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस किस रिगार्ड में है, एक्सेप्शंस आपको किस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, या आपको क्या एक्सेप्शन है कि आपका वो टर्नओवर का जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बोला गया है, जो मैं प्रिस्क्राइब्ड लिमिट का पहले बात कर रहा था एग्रीगेट टर्नओवर का, वही वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट था 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख। तो कौन से केसेस होगा जिसमें वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं माना जाएगा। फर्स्ट केस है अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, भले आपको 1 रुपये का आपका सेल हो, आपका सेल 2 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 1 रुपये का भी सेल होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कंपलसरी होगा, उसमें वो 10 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड केस है अगर कोई पर्सन इंगेज है फॉर सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, मैन्युफैक्चर ऑफ सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट, ये 4 चीज में आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ये आपको याद रखना है। अगर कोई पर्सन इंगेज है इन सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, उसमें वो आपका एग्जाम जो आपका लिमिट है वो आपका अप्लाई नहीं होगा, उसमें आपको 1 रुपये के सेल में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। थर्ड कैसे, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, आपका सेल आपका प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक पहुंचा हो, सप्लाई आपका प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, आपको फिर भी आपको मन है कि नहीं मेरे को रजिस्ट्रेशन ले लेना है, मेरे को मन है रजिस्ट्रेशन लेने का ताकि मैं इनपुट ले सकूं, या और भी कोई वजह से हमको रजिस्ट्रेशन लेने का मन है तो हम ले सकते हैं, हमको गवर्नमेंट मना तो करेगा नहीं कि नहीं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देना।
तो हम लोग रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, हम अपने मन से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। फोर्थ केस है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर और इंट्रा दो वर्ड होता है, इंटर मतलब होता है विद इन, इंट्रा मतलब होता है इन द। इंटर मतलब हुआ दो स्टेट्स में, इंट्रा मतलब होता है सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब होगा सेम स्टेट सप्लाई, मतलब एक ही स्टेट में आप बेच रहे हैं। सपोज कि आप बंगाल में है तो सपोज कि आप कैलकाटा में, तो कैलकाटा टू बर्दवान, तो इंट्रा स्टेट हो गया, ये सेम स्टेट में है बंगाल में। तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी और एमएमटीएन जो आपको बताया था। इस केस में आपका लिमिट जो है वो 20 लाख ही रहेगा, वो 40 लाख का जो लिमिट था फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स वो नहीं होगा, वो सिर्फ 20 लाख ही रहेगा। पहले यही सब स्टेट्स थे जो आपके स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते थे, तो वो 20 लाख का लिमिट रहेगा ये सब केसेस में। इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, एमएमटीएन। तो अब मैं इसको याद कैसे रखूंगा, मैंने आपके लिए इसके लिए आपका शॉर्टकट एक बनाया है, आप मस्ट एमएमटीएन, आप मस्त रहिए और एमएमटीएन में आप अपना चैनल देखिए। तो आप मस्ट एमएमटीएन, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना और एमएमटीएन आपको पता ही है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, आप मस्ट एमएमटीएन। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सेप्शंस क्या क्या है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, पर्सन अगर कोई आइसक्रीम बेच रहा है, पान मसाला, टोबैको या टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ये थर्ड हो गया आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर मैं अपने मन से रजिस्ट्रेशन लेता हूँ। फोर्थ हो गया इंटर स्टेट सप्लाईज विद इन द स्टेट सप्लाई ऑफ, आप मस्ट एमएमटीएन, आप मस्त रहिए, एमएमटीएन देखिए, ये आपका एक्सेप्शन कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिमिट, मतलब जो आपको लिमिट बताया था एग्रीगेट टर्नओवर का 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, वो किन स्टेट्स में अप्लाई होंगे, क्योंकि हम लोग की कंट्री में आपको पता है इतने स्टेट्स और इतने यूनियन टेरिटरीज है कि आदमी को सबका तो नाम याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं उसको एक शॉर्टकट तरीका से या एक शॉर्टकट में मैं आपको उसको बताऊं कि कहाँ पर आपका 10 लाख का लिमिट अप्लाई होगा, कहाँ 20 लाख अप्लाई होगा, कहाँ 40 लाख अप्लाई होगा फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विसेज, जो कि आपको पहले बताया भी है कि एक्सक्लूसिव सप्लाई अगर आपका गुड्स का होगा तो 40 लाख होगा, लेकिन वो है फॉर जनरल स्टेट्स में, लेकिन कौन से स्टेट्स में नहीं होगा या कम होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो लिमिट ऑफ 10 लाख, ये जो 10 लाख, ये जो लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट ऑफ 10 लाख है फॉर गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए। तो ये कौन से स्टेट में अप्लाई होगा, जो कि आपको मैंने सबसे पहले ही बताया था कि 10 लाख का जो लिमिट है वो अपना किस में अप्लाई होगा, एमएमटीएन। तो एमएमटीएन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इसलिए मैंने सबको फर्स्ट लेटर आपको सेपरेट कलर से लिख दिया है ताकि वो आपको आइडेंटिफिएबल हो, आप उसको अच्छे से लर्न कर सकें। तो 10 लाख का लिमिट मैंने आपको बता दिया, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए होगा, एमएमटीएन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। सेकंड है 20 लाख लिमिट होगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, पहला था 10 लाख का लिमिट, सेकंड है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जो मैंने आपको बता चुका है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सेकंड मैंने आपको बताया 20 लाख का लिमिट है फॉर गुड्स और सर्विसेज, हालांकि पहले ये सारे स्पेशल कैटेगरी में थे लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया है, तो अब इनका लिमिट है 20 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, आप मस्त रहिए, आप खुश रहिए, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, ये 20 लाख का लिमिट है इनमें। अच्छा, अब थर्ड केस है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 40 लाख लिमिट है फॉर गुड्स के लिए और 20 लाख लिमिट है फॉर सर्विसेज के लिए या दोनों के लिए, तो वो उन सब स्टेट्स, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें ये अप्लाई होगा, ये स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये सब इनमें थे, वो बाद में सबको अलग कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर। हज, ये आपका हज हो गया, आप लोग हज में जा सकते हैं, ये हज हो गया, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल अदर स्टेट्स। इन सब स्टेट्स के अलावा जो स्टेट्स हैं वो सब आपके इसमें फॉल करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, और भी स्टेट्स हम लीजिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये सब ऑल अदर स्टेट्स में फॉल करेंगे। तो इसमें आपका लिमिट होगा 20 लाख फॉर सर्विसेज, 40 लाख फॉर गुड्स। मैं आपको तुरंत रिवीजन करा देता हूँ, 10 लाख है फॉर गुड्स और सर्विसेज बोथ एमएमटीएन, 20 लाख है फॉर गुड्स और सर्विसेज बोथ, आप मस्ट। थर्ड है 20 लाख फॉर सर्विसेज, 40 लाख फॉर गुड, हज, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल अदर स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 में फॉल करता है। तो अब
सबसे पहले तो इसका फर्स्ट जो क्लॉज था एग्रीगेट टर्नओवर, वो मैंने आपको बता दिया है एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होता है, नहीं तो सब बता दिया है। सेकेंड है इफ रजिस्ट्रेशन इफ रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर एक्ट देन डीम टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एक्चुअल में ये आपको उतना समझना नहीं है। ये एक्चुअल में बोलता है कि सपोज कीजिए पहले सर्विस टैक्स था, वैट था, एक्साइज था, लेकिन क्योंकि जीएसटी आने के बाद में वो सारे एक्ट सब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए, मतलब वो एक्ट खत्म हो गया, उसके बदले में जीएसटी आ गया। तो ये जो पहले अर्लियर एक्ट में रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी सर्विस टैक्स में हो चाहे वैट में हो, तो उन सबको एक्चुअल में जीएसटी आने के बाद में सबको गवर्नमेंट ने माइग्रेशन करने बोला था कि आप जो अर्लियर एक्ट में है आप माइग्रेट कर जाइए कंपलसरीली इन जीएसटी। तो कोई माइग्रेशन का बहुत सारे प्रोसेस थे, वो आपको नहीं जानना उतना डिटेल में, लेकिन वो माइग्रेशन के प्रोसेस थे। तो थ्रू माइग्रेशन प्रोसेस उन सब ने थ्रू माइग्रेशन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा था कि उनको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट रहा नहीं, या वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो उनसे नीचे थे, तो उनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन उनको पहले माइग्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी में, देन ओनली वो सरेंडर कर सकते हैं कि ना मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, मेरा प्रिस्क्राइब लिमिट से नीचे है, तो मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, या आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। तो ये सेकेंड केस है। तो इसमें क्या है कि अगर आप अर्लियर एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको एक बार तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तभी उसके बाद में आपको अगर कंटिन्यू करना तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको अगर सरेंडर करना तो आप सरेंडर करना चाहते हैं। थर्ड है अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल भी है या कोई फर्म है, कंपनी है, थ्रू एनी मीन्स अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है, अमलगमिशन हो, डीमर्जर हो बिजनेस का, कंपनी का, किसी का, तो उन सब केसेस में आपका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा, हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, कंपलसरी होगा इन द केस की हम लोग को ट्रांसफर के समय में हमको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और वो जो डेट होगा रजिस्ट्रेशन का वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का डेट होगा जो आरओसी देता है। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ये किसका होगा, ये होगा फॉर ट्रांसफरी का, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ट्रांसफेरर ट्रांसफेरी, जो ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफेरर बोलते हैं, जो जिसके पास में बिजनेस जाता है या जो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेगा उसको ट्रांसफेरी बोलते हैं। तो वो जो ट्रांसफेरी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का डेट होगा, न्यू डेट, वो मेरा या जिस दिन मेरा बिजनेस ट्रांसफर हो गया होगा थ्रू आरओसी, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये कंपनीज को गवर्न करता है, तो ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का जो डेट होगा वही डेट माना जाएगा फॉर डेट फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी टेकन अंडर जीएसटी। तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में एक है आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट, एक है आपका अगर रजिस्टर्ड अर्लियर एक्ट में है तो वो रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी में, थर्ड है आपका ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एमलगेमेशन, डीमर्जर, ये केस में। तो ये आपका 3 केसेस है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले मैंने आपको बताया पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट है पर्सन डीलिंग इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स। वैसा सप्लाई अगर जिसमें टैक्स नहीं लगेगा या वो एग्जम्प्ट हो, अगर वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ वो उसी में डील करता है, वैसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में डील करते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगेगा या जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्जम्प्ट कर दिया गया है, उस केस में रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वैसे केस में अगर आप कोई एग्जम्प्ट सप्लाई भी करते हैं, अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं, उस केस में आपको टर्नओवर का लिमिट देखना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हैं वैसे गुड्स और सर्विसेज का जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड केस है गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई कर दिया है स्पेसिफाइड पर्सन को कि हाँ ये सब केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की दरकार नहीं है, जैसे कि पर्सन प्रोवाइडिंग आरसीएम। अब जो पर्सन प्रोवाइड कर रहा है वैसा सर्विस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं और जिस केस में सप्लायर को खुद को टैक्स देना है, तो वो रिवर्स चार्ज हो गया। इसका मतलब जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को और उस सामने वाले बिजनेस को टैक्स देना है रिवर्स चार्ज में, इसका मतलब वो ऑपोजिट जो पर्सन मेरे को सप्लाई किया है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। इन केस ऑफ जीटीए अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है कोई बिजनेस को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, और उस केस में जिसको वो सर्विस दे रहा है बिजनेस को, कंपनी को, जिसको भी, तो उस केस में वो कंपनी को रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा, ना कि वो जीटीए को। तो ये पर्सन प्रोवाइडिंग आर्टिकल जो प्रोवाइड कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड केस है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो सर्विसेज है उसके लिए वो सेम रिक्वायरमेंट रहेगा अप टू 10 लाख या 20 लाख इंटर स्टेट। लेकिन हाँ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अगर रहेगा
उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं कोई दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस केस में आपका वही रिक्वायरमेंट रहेगा एग्रीगेट टर्नओवर वाला 10 या 20 लाख। टिल 20 लाख तक वो एग्जम्प्ट रहेगा, और 20 लाख से पार होते ही आपको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ थर्ड केस इज हैंडीक्राफ्टेड गुड्स नोटिफाइड। अगर हैंडीक्राफ्टेड मतलब आप सब जानते होंगे, हाथ से बनाया हुआ कोई चीज, चाहे वो लकड़ी का बोलो, चाहे आप लोग तो बहुत टीवी देखते हैं, बहुत वगैरह टीवी में होता है कि कोई हाथ से बनाया हुआ चीज बेच रहे हैं या कुछ शिल्पकार हैं, तो जो हैंडीक्राफ्टेड गुड्स होगा, गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है, हालांकि आपको गुड्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर देगा भी तो वो यही देगा हैंडीक्राफ्टेड गुड्स। तो अगर वो हैंडीक्राफ्टेड गुड्स है, उस केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है टिल 20 लाख तक। An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land। थर्ड क्या हुआ, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर आप सीधा सीधी बोल सकते हैं किसान। अगर वो किसान अपने जमीन से फल सब्जी कुछ भी उगाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, अगर वो प्रोड्यूस आपका कल्टीवेशन ऑफ लैंड से होता है, उस केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। लेकिन अब वही सोचिए, अगर वो किसान लैंड भी कल्टीवेट कर रहा है, अब वो सोचा कि नहीं हम तो ना राइस भी बेचेंगे, तो वो राइस का ट्रेडिंग करने लग गया, परचेज सेल करने लग गया राइस का, तो डेट इज नॉट कल्टीवेशन आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, डेट इज नॉट प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन। हालांकि वो उसके लिए है जो जिस किसान के थ्रू आया है, लेकिन उसके लिए नहीं जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो ट्रेडिंग के केस में वो अप्लाई नहीं होगा, और एग्जम्पशन सिर्फ उसी आइटम का मिलेगा जो कल्टीवेशन आउट ऑफ लैंड हुआ होगा प्रोड्यूस। तो ये तीन केसेस हुआ अपना फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्सेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। सेकंड केस है अगर कैटेगरी स्पेसिफाइड कैटेगरी नोटिफाई किया हुआ, फर्स्ट है पर्सन प्रोवाइडिंग आरसीएम, सेकंड है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू 10 और 20 lakhs, थर्ड है हैंडीक्राफ्टेड गुड्स नोटिफाइड अप टू 10 और 20 lakhs। नाउ थर्ड केस इज एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ये होने से आपका पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको दरकार नहीं है रजिस्ट्रेशन का, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम लोग अब यहीं ओवर करते हैं। आगे रजिस्ट्रेशन का और भी पार्ट्स हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसके आगे का भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में उसको अपने कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको होप कि आपको समझ में आया होगा ठीक से। तो नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।